Hello everyone, today we are discussing Chapter 1, Class 12th, Book 2, Challenges of a Nation Building. नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो ये पूरा चैप्टर आएगा जो आपकी बुक में है, और इसमें एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है, वो मैंने साइड में लिख रखा है, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इट्स इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स। इसमें से आपका डायरेक्ट 6 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। आप इसे ज़रूर वीडियो को देखें। और मैंने इसमें इस चैप्टर के फर्स्ट 1 मार्क्स, 2 मार्क्स और 6 और 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी वीडियो डाल रखी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। आप उन्हें ज़रूर देखें। अगर आपका पेपर हो चुका है, मतलब आपको ये चैप्टर आता है, आप एक बार ज़रूर वहाँ पे जाके अपने आंसर्स को ट्राई करिए, और मैं आपको उनके आंसर्स भी सेंड कर दूँगी। अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त 1947। 14 टू 15 अगस्त, मतलब 14 और 15 की मिडनाइट में हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी। इंडिया इंडिपेंडेंट एक कंट्री बन चुकी थी। उसके जो फर्स्ट जो फ्री इंडिया थे, उसके फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? मिस्टर जवाहरलाल नेहरू। उन्होंने जो इंडिपेंडेंस इंडिया पे जो फर्स्ट स्पीच दी थी, उस स्पीच का नाम था ट्रस्टेड विद डेस्टिनी। ये आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस में आ सकता है, आप इसे याद रखें। और जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में तो बहुत वायलेंस हो गया था, वो इंडिया को बहुत ख़राब कर गए थे। इंडिया बहुत पहले बहुत अच्छी थी, तो उसमें से उन्होंने जो सारा नेचुरल रिसोर्सेज थे और जो भी मतलब जो बहुत कॉस्टली था, रॉ मटेरियल हो गया, यहाँ से वो सारे अपनी कंट्री में एक्सपोर्ट करते थे। जैसा आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा कि वो यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे लो प्राइसेस पे, और फिर अपनी कंट्री में अपनी कंट्री से मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट और हमारी कंट्री में हाई प्राइसेस पर बेचते थे। तो वो बहुत इंडिया को हर मतलब फाइनेंशियल सेक्टर ले लो, पॉलिटिकल ले लो, वो सब चीज़ में इंडिया को ख़राब कर गए थे। तो हमारे जो इंडिया इंडिपेंडेंट हो गई थी, तो उसके 2 गोल थे, जो 2 मेन गोल थे। फर्स्ट क्या था कि डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाए, सेकंड था लोगों का वेलफेयर। आप इसमें पढ़ सकते हैं, मैंने जो 2 लाइन अंडरलाइन करी हैं आप उन्हें देखें, वहाँ पे गोल्स लिखे हैं। फर्स्ट गोल क्या था? दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शॉल रन अवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हम अपनी कंट्री को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से रन करवाना चाहते थे, मतलब हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आ जाए। और सेकंड गोल क्या था? दैट द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, पर्टिकुलरली द पुअर एंड द सोशल डिसएडवांटेज ग्रुप। मतलब क्या हुआ कि जो हमारी जो गवर्नमेंट है, वो सिर्फ ये नहीं है कि जो मेजॉरिटी सेक्शन है, जो रिच पीपल है, उनके वेलफेयर के लिए काम करे। हम चाहते थे कि जो पुअर लोग हैं और जो सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप हैं, उनके लिए भी काम करे, उनको भी एडवांटेज हो। ये हमारे जो 2 गोल्स थे आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब जैसे हमारी कंट्री मतलब जिस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में इंडिपेंडेंट हुई थी, ऐसी कंट्री की ऐसी इंडिपेंडेंस नहीं हुई थी। तो हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी और वेलफेयर इस्टेब्लिश करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इंडिया की सिचुएशंस अच्छी नहीं थी, वर्स्ट सिचुएशंस थी। और जो ईयर 1947 था, उसमें बहुत वायलेंस हुआ, ट्रॉमा हुआ। जैसा कि आपको पता ही, जैसे ब्रिटिश गए थे तो कितना वायलेंस हुआ था। उनके ख़िलाफ़ भी हमने कितने आंदोलन चलाए थे, महात्मा गांधी ने और सबने, नेशनल लीडर्स ने। बहुत हमारी जो 1947 ईयर था वो बहुत वर्स्ट ईयर था, पर हमें इसमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, इंडिया फ्री हो गई थी। अब इंडिया को रन करने का अपना स्ट्रक्चर देखना था कि वो किस तरह से अब इंडिया संभल सकती है, एक अच्छी कंट्री बन सकती है, एक मतलब डेवलपिंग स्टेज पे कैसे जा सकती है। अब हम चैलेंजेस देखेंगे। 3 चैलेंजेस कौन कौन से थे? ब्रॉडली, इंडिपेंडेंट इंडिया faced 3 kinds of challenges, the first and the intermediate challenges. फर्स्ट चैलेंज क्या था कि challenge was to shape a nation that was united yet accommodative of the diversity in our country। मतलब हम क्या चाहते थे कि इंडिया जो है वो यूनाइटेड इंडिया हो जाए,
मतलब सब हम मतलब जैसे कि इतनी फ्रेगमेंटेड हो रही थी इंडिया, कभी कोई मतलब कभी कोई सेक्शन को डिसएडवांटेज जो ग्रुप्स थे उनको अलग कर दिया जाता था, तो मतलब किसी के साथ भेदभाव ना हो और पूरी मतलब हमारी जो इंडिया है वो यूनाइटेड हो जाए। इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज एंड डाइवर्सिटी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है। जैसे कि आप देख लो, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, जैसे तेलुगु है, मराठी है, और इंग्लिश अलग है, और हिंदी अलग बोली जाती है, मलयालम है। ऐसे बहुत सारी अलग अलग लैंग्वेज हैं, कल्चर हैं, रिलीजन हैं। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा एक डाइवर्स कंट्री जो पूरे वर्ल्ड में है वो इंडिया ही है। सो इंडिया में इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉलो डिफरेंट कल्चर एंड रिलीजन। इंडिया में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। एट दैट टाइम इट वॉज वाइडली बिलीव दैट अ कंट्री फुल ऑफ सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी could not remain together long time। वहाँ उस टाइम पे मैं क्या सोचा जा रहा था कि जिस कंट्री जैसे इंडिया है तो उसमें इतनी सारी डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज है, तो इसका बहुत मतलब ये ज़्यादा समय के लिए एक साथ नहीं रह पाएगी, क्योंकि बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं और फिर इन्हें संभालने वाला उस टाइम कोई नहीं था, किसी के पास कोई सजेशन, कोई आइडिया, इतना अच्छे आइडियाज़ नहीं थे। सो द पार्टीशन ऑफ द कंट्री अपीयर्ड प्रूव एवरीवन्स वर्स्ट फियर। सबसे ज़्यादा मतलब वॉयलेंस कब हुआ? इंडिया तो इंडिपेंडेंट हो गई, उसके बाद भी क्या हुआ? पार्टीशन हुआ। आप सभी जानते हैं इंडिया का पार्टीशन हुआ, इंडिया पाकिस्तान अलग हो गया था। सो सबसे ज़्यादा जो वॉयलेंस हुआ तब हुआ जब इंडिया और पाकिस्तान अलग हुए। मुस्लिम स्टेट, मुस्लिम कंट्री अलग हो गई इंडिया से, इसको पाकिस्तान बोलते हैं अब। तो फर्स्ट चैलेंज हमारा क्या हो गया कि हम इंडिया को यूनाइटेड करना चाहते थे, एक साथ रखना चाहते थे। कितनी भी डाइवर्सिटी हो, कुछ भी हो, हम चाहते थे कि इंडिया हमारी यूनाइटेड रहे, इंडिया फ्रेगमेंटेड ना हो। सेकेंड चैलेंज देखते हैं अब हम। द सेकेंड चैलेंज वॉज टू इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी। सेकेंड चैलेंज क्या था कि हम डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना चाहते थे। You have already studied the Indian Constitution. You know that the Constitution granted fundamental rights and extended the right to vote to every citizen. India adopted representative democracy based on the parliamentary form of government. अब इंडिया ने हम तो चाहते थे कि जो इंडिया में क्या एस्टेब्लिश हो, डेमोक्रेसी हो, तो मतलब फंडामेंटल राइट्स मिले। और जैसे कि आपने अपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, तो हमारे इंडिया में कौन सी वो थी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एक तो हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट्री, पार्लियामेंट्री। सो हमारी इंडिया में कौन सी हुई थी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पे जो हम रिप्रेजेंटेटिव अपना सेलेक्ट करते हैं, वो आगे फर्दर डिसीजन लेता है हमारे बिहाफ पे। सो इंडिया ने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अपनाई थी। दीज फीचर इंश्योर दैट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन वुड टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। हमारे पास एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन तो था, बट वो सफिशिएंट नहीं था कि डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो इंडिया में। सो द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशंस। सो आप समझ रहे हैं कि जैसे कि हमारे पास डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था, बट वो इतना सफिशिएंट नहीं था कि इंडिया में डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हो जाए प्रॉपर तरीके से। अब हम थर्ड चैलेंज देखते हैं। द थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेल बींग ऑफ द एंटायर कंट्री। तो थर्ड चैलेंज क्या था कि हमारी इंडिया का डेवलपमेंट हो और वेल बींग हो पूरी कंट्री के साथ, मतलब सभी सेक्शंस के साथ वेल बींग हो, नॉट ओनली फॉर सम सेक्शंस। मतलब कुछ ही सेक्शन, जैसे जो मेजॉरिटी सेक्शंस हैं उनके साथ ही ना हो, जो माइनॉरिटी हैं उनको भी देखा जाए, जो डिसएडवांटेज ग्रुप है उन्हें भी देखा जाए। मतलब कि सभी सेक्शन के साथ हमारा वेलफेयर रहे, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो किसी भी चीज़ पे। Here again, the Constitution clearly laid down the principle of equality। जैसे कि हमारे Constitution में clearly लिखा है the principle of equality, मतलब हम किसी को भी उसके कास्ट, कलर, रिलीजन पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। एंड स्पेशली प्रोटेक्शन टू सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप एंड रिलीजियस एंड कल्चर कम्युनिटीज़। आप सभी समझ रहे होंगे शायद। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होते हैं, पर
वो लीगली ये नहीं है कि आपको उन्हें करना, मतलब वो लीगली फोर्स नहीं है कि ये नहीं है कि आपको लीगली करना है, वरना आपको जैसे फंडामेंटल राइट्स तोड़ने पर तो आपको कोर्ट जा सकते हो, आप अपनी अप्रोच लिखवा सकते हो कि आपके साथ क्या गलत हुआ है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको सिर्फ फोर्स करने हैं, मतलब आपको लागू करने हैं, पर ये लीगली नहीं होते। आपने अपने 11th क्लास में टेक्स्ट बुक में पॉलिटिकल साइंस की पढ़ा होगा। The real challenge now was to evolve effective policies for economic development and for poverty. So, I hope आप तीनों चैलेंज समझ पाए हैं कि फर्स्ट चैलेंज क्या था आपका कि यूनाइटेड इंडिया हो, सेकंड क्या था कि आपको डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी थी, थर्ड क्या था वेलबींग ऑफ द होल sections of the society. So this was the 3 challenges. I hope कि आप ये समझ रहे हैं। अगर आपको कहीं भी कोई डिफ़िकल्टी आ रही है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल रिप्लाई। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन पढ़ाऊँगी। सो आप ज़रूर देखें उसे भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।